मैं हूं कविता थपलियाल। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी मुहिम पहला कदम में आपका स्वागत है। पहला कदम में हर हफ्ते हम आपसे बचत और निवेश को लेकर बातचीत करते हैं। यहां हम केवल निवेश के टिप्स ही नहीं देते बल्कि आपके जहन में उठ रहे सवालों के जवाब भी आपको देते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर अपना मैसेज आप छोड़ सकते हैं। पहला कदम के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी म्यूचुअल फंड में निवेश के तौर तरीकों की और निवेश की शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए उसकी। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड की मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं और इसके साथ ही हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स लिंक्ड फंड और ईटीएफ में निवेश की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, इस कड़ी में हम फोकस करेंगे मॉनिटरिंग पर, ट्रैकिंग पर। म्यूचुअल फंड में हम निवेश तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद अब जैसे कि शेयर बाजार में तो परफॉर्मेंस पता चल जाती है, स्टॉक ऊपर है नीचे है, लेकिन म्यूचुअल फंड को मॉनिटर कैसे किया जाए? देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि मॉनिटरिंग की जरूरत क्यों है। बिल्कुल, सबसे पहली बात वहां आती है। और जरूरत क्यों होती है, कई आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि कोई ऐसा एक शेयर बताइए जो लेके मैं भूल जाऊं, हाँ, या बम्पर मुनाफा हो जाए, हाँ, या किसी ऐसे फंड में मुझे पैसा लगवा दीजिए 5-10 साल देखना ना पड़े। वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा शेयर आपने खरीद लिया कि इंडेक्स में कोई एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक है, आप लेकर भूल जाएं। लेकर भूलने से मतलब ये होता है कि आप लंबे समय के लिए पैसा लगाएं, न कि उसकी मॉनिटरिंग करना बंद कर दें। तो चाहे फंड हो चाहे स्टॉक हो, मॉनिटरिंग तो आपको करनी पड़ेगी, समय समय पर देखना पड़ेगा। तो देखने की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करें ये ठीक नहीं है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आंखें बंद कर ले ये भी ठीक नहीं है। तो अब करनी कैसी है मॉनिटरिंग, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मॉनिटरिंग करने का सीधा तरीका यही है कि आपने जहां निवेश किया है, जिन फंड्स में निवेश किया है, उसे समय समय पर देखते रहें। ये सीधा तरीका है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि हम कोई एक जगह है जहां पर जाके ये तमाम फंड्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। कैसे वो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करें? देखिए, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। आजकल फंड्स की मॉनिटरिंग करने के लिए हर रोज एनएवी डिक्लेयर की जाती है उस फंड के द्वारा। कई सारी वेबसाइट्स है, कई सारी म्यूचुअल फंड रिसर्च फर्म्स हैं जो हर महीने उन फंड्स का एनालिसिस करती है, उन्हें कंपेयर करती है उसी तरह के दूसरे फंड्स के मुकाबले में, उनके बेंचमार्क के मुकाबले में। तो एनालिसिस करना बड़ा आसान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये मॉनिटरिंग कब, कितने समय में करनी चाहिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं कविता। देखिए, वैसे कहा जाए तो चूंकि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, खासतौर से इक्विटी फंड्स की अगर बात करें या लॉन्ग टर्म डेट फंड की बात करें, तो ऐसे में ये जरूरी है कि आप जो ड्यूरेशन है परफॉर्मेंस देखने का या फंड को मॉनिटर करने का, वो भी थोड़ा सा लंबा रखें। ऐसा नहीं कि हर रोज की एनएवी देखकर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए। ये शेयर्स खरीदने या बेचने जैसा मामला नहीं है। तो 3 महीने या 6 महीने में, 3 से 6 महीने में फंड की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बात है, ये तो तब है जब आपको 3 और 6 महीने का आपने एक फॉर्मूला बना दिया कि हर 3-3 महीने में एक बार देखेंगे भाई मेरा फंड कैसा चल रहा है, बराबर है या नहीं। लेकिन कभी कभी बीच में कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जिसकी वजह से भी आपको फंड की परफॉर्मेंस या अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखने की जरूरत है। वो क्या है? अचानक से बाजार में बड़ी तेजी हो जाए, अचानक से बाजार में बड़ी गिरावट हो जाए। बड़ी तेजी के वक्त भी देखना जरूरी है, क्योंकि क्या ये वक्त तो नहीं आएगा कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूं। और बड़ी गिरावट हो तो ये देखना जरूरी है कि क्या मेरे इन्वेस्टमेंट सब बराबर हैं, उनमें कहीं कमी या बढ़ोतरी करने का एक मौका है। डेट फंड में भी सेम उसी तरह की सिचुएशन है। करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं या हमारी करेंसी बढ़ रही है, तो ऐसे में मेरे फंड पर क्या असर पड़ेगा? ब्याज दरें बढ़ रही है या घट रही है? अगर इस तरह के संकेत बदलते हुए दिखें तब भी आपको एक बार अपने पोर्टफोलियो को, अपने फंड को देख लेना है। आप खुद असेस कर सकें, ठीक है, नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं और पूछें कि इस तरह की सिचुएशन में मेरे फंड में क्या कहीं कोई बदलाव की जरूरत है। यानी बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव को अगर आपको उससे परेशानी है, आप चिंतित हैं, तब अपनी फंड की परफॉर्मेंस को जरूर चेक करें और उसके बाद ही फंड में से निकलने का फैसला आप ले सकते हैं। लेकिन फंड की परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो के लिए कितनी जरूरी होती है? देखिए, पोर्टफोलियो के लिहाज से फंड की परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। और पोर्टफोलियो में जब आप पोर्टफोलियो देखते हैं तो आपको देखना क्या है? 2 चीजें देखनी है। फर्ज करें आपको इक्विटी फंड की अपनी परफॉर्मेंस देखना है, तो पहली बात तो आपको ये देखनी कि उस फंड में कितने स्टॉक्स हैं। क्या 10, 20, 25, 30 स्टॉक है या 100, 150 स्टॉक है? तो आपको पता है कि जब फंड शुरू हुआ था तो 25-30 स्टॉक थे, लेकिन अब 150 हो गए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या एक फंड मैनेजर के लिए ये बड़ा आसान है 150 स्टॉक को ट्रैक करना? शायद नहीं। तो फिर आपको देखना है कि मेरा फंड बराबर है या नहीं। दूसरी बात जो एक देखने की होती है,
हर महीने आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी फंड में कौन से नए स्टॉक आ रहे हैं, कौन से निकल रहे हैं। तो आपको वो थोड़ा अंदाजा देंगे कि बाजार के ट्रेंड के साथ फंड मैनेजर मेरा पहले चल रहा है या पीछे चल रहा है। बिल्कुल। तीसरी बात ये भी है कि जब आप फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो ये देखिए कि चर्निंग कितनी हो रही है, रोटेशन कितना हो रहा है। बहुत ज्यादा फंड्स का बार बार बदलना इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, जरूरत है बदले। तो ये 2-3 चीजें आपको फंड के पोर्टफोलियो में देखने की जरूरत है कि फंड मैनेजर किस तरह से काम कर रहा है। अब जो हम कहते हैं कि इक्विटी फंड में आपने निवेश किया हुआ है तो लंबी अवधि के लिए आप निवेश करते हैं, ऐसे में 3 से 6 महीने में परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो थीमैटिक और सेक्टोरल फंड होते हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस हमें लगातार चेक करते रहनी चाहिए या उनके लिए भी 3 से 6 महीने का ही समय हमें देना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और वहां पर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा नजदीकी से देखने की जरूरत है। क्यों? जब आपने किसी डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगाया तो आपने पूरा फंड मैनेजर पर भरोसा किया कि वो उसकी मर्जी आए, जहां पैसा लगाए हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप एक सेक्टर वाले फंड में पैसा लगाते हैं, किसी थीम वाले फंड में पैसा लगाते हैं, तो आपने अपना मन बना लिया है कि मुझे यहां पैसा लगाना है और उसके बाद आप फंड मैनेजर को कह रहे हैं कि आपको जहां पैसा लगाना है, जिस शेयर में लगाना है आप लगाइए। तो आपने काफी कुछ काम फंड मैनेजर का आपने कर लिया, तो उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी भी बन जाती है कि जब आपने वो थीम चुनी है तो अब आपको ये देखना है कि क्या उस थीम में कोई बदलाव होता हुआ दिखा है। और जब आप फंड का ट्रैकिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो एक बात खास तौर से ध्यान में रखनी जरूरी है। मॉनिटरिंग करेंगे कैसे कंपेयर करेंगे कि मेरा फंड अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फंड की परफॉर्मेंस देखने का तरीका क्या है? पहले तो आप ये देखिए, अगर आपका सेक्टर फंड है तो उस सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके सामने आपकी फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर सेक्टर 15% गिरा है तो क्या मेरा फंड 12-13% ही गिरा है? ठीक बात है। यानी इंडेक्स से हमें कंपेयर करना चाहिए? इंडेक्स से कंपेयर करना चाहिए, लेकिन इंडेक्स से कंपेयर आप करेंगे लार्ज कैप फंड्स को या फिर डाइवर्सिफाइड फंड को। और अच्छा कविता, एक और बात खास इसमें ध्यान रखने की है, जिस किसी फंड में आप पैसा लगाते हैं, जिस किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं, आप उसमें देखिएगा उसमें ऑब्जेक्टिव होता है और बेंचमार्किंग होती है। राइट। से सपोज कोई डाइवर्सिफाइड फंड है तो वो ये कहेगा कि भाई हमारे लिए बेंचमार्किंग है, हम निफ्टी 50 स्टॉक्स के कंपैरिजन में या निफ्टी के कंपैरिजन में हम देखेंगे हमारा फंड बेहतर है या नहीं। या कोई फंड ये कह सकता है कि हम टॉप 100 निफ्टी 100 के सामने हम अपनी बेंचमार्किंग कर रहे हैं। कोई ये कह सकता है कि हम मिड कैप फंड के सामने अपनी बेंचमार्किंग कर रहे हैं। तो उस पीरियड में जब आपने पैसा लगाया, जब आप अपनी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, जो बेंचमार्क है उसने कैसा प्रदर्शन किया, जिस सेक्टर में आपने पैसा लगाया उसने कैसा प्रदर्शन किया और आपके फंड ने कैसा प्रदर्शन किया, तो इन्हें आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, अच्छी है या खराब है। अच्छा, यहाँ पर एक फंड का मैं जिक्र करना चाहूंगी जिसको लेके अमूमन निवेशक काफी परेशान भी हैं आजकल, HDFC टॉप 200। आप भी जानते हैं एक समय बेहतरीन परफॉर्म करने वाला फंड था, लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस लगातार हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली गिरती जा रही है। अब ऐसे में अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया हो तब भी क्या आपको फंड में रहना चाहिए, क्योंकि आपका फंड मैनेजर बड़ा भरोसेमंद आदमी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और जनरली ये कहते हैं ना कि एक आपने सुना होगा, जनरली ये क्रिकेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, राइट। तो हो सकता है 2-4-5 इनिंग में राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर चले ना, लेकिन अल्टीमेटली उनकी जो क्लास है वो एक अच्छी इनिंग की जरूरत होती है और वो फिर से ट्रैक पर आ जाते हैं, अच्छा स्कोर करने लगते हैं। हो सकता है इस तरह से किसी भी फंड मैनेजर के साथ हो सकता है, किसी भी बड़े फंड के साथ हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस कुछ समय के लिए खराब रहे। कुछ समय से मतलब इक्विटी में 3 या 4 क्वार्टर का हो सकता है, 1 साल 1.25 साल का हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर लंबे समय तक आपको फंड की परफॉर्मेंस खराब दिखे तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि क्या फंड मैनेजर ने कुछ बदलाव किया है, क्या वो जैसा ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे थे वैसा नहीं कर रहे हैं, क्या स्टॉक सिलेक्शन में कहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स आ रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए। इन पैरामीटर्स पर अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि उस फंड में आपको बने रहना है या निकल जाना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जरूरी नहीं कि आप 1 तिमाही 2 तिमाही का परफॉर्मेंस देखें और देखिए अरे पिछले साल तो ये फंड टॉप परफॉर्मर था, इस साल तो ये टॉप 5 में भी नहीं आ रहा। तो वो हो सकता है कोई फंड किसी 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करे लेकिन बाद में ना करे, ये जरूर ध्यान में रखें। अच्छा, जब हम फंड अपना ट्रैक करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, रिटर्न होता है, उसमें एनएवी होता है, अमूमन लोग परेशान हो जाते हैं एनएवी को देखकर। ये क्या सही तरीका है? देखिए एनएवी देखना तो जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कमाई तो उसी के बेसिस पर हो रही है, लेकिन एनएवी देखने के बाद में आपको सिर्फ एनएवी कितनी बढ़ी या घटी है उसके बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन इस बात पर लेना है कि मेरी फंड की परफॉर्मेंस बेंचमार्क के सामने और उस सेक्टर के प्रदर्शन के सामने किस तरह की है। फंड मैनेजर्स ने क्या अपनी वही रणनीति रखी है, कोई बदलाव नहीं किया, ठीक बात है। क्या कुछ ऐसे बड़े डेवलपमेंट बाजार में, इकोनॉमी में, ग्लोबल मार्केट्स में हो गए जिसके चलते मुझे अपना पैसा निकाल लेने की जरूरत है, रखने की जरूरत है या बढ़ाने की जरूरत है। ये डिसीजन आपको तब लेने
अगर आपको कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव दिखे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं और उससे राय लें कि ये कुछ जो बदलाव दिख रहे हैं इसके चलते क्या मुझे मेरे फंड में से निकल जाना चाहिए, बने रहना चाहिए, या एक मौका है और ज्यादा पैसा लगाने का। ये 3 सवाल आप जरूर पूछें। हम जब फंड की ट्रैकिंग करते हैं तब अगर शेयर बाजार में आपने निवेश किया हुआ है तो आपका एक स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसी क्षेत्र के दूसरे स्टॉक में आप जाकर पैसे लगा सकते हैं। लेकिन क्या फंड में भी ऐसा होता है कि अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या उसके पीयर फंड में ही जाके आपको पैसे लगाने चाहिए या आप दूसरे किसी क्लास के फंड में लगा सकते हैं? देखिए, अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर वजह बहुत कम बनती कि आप और पैसा उसी फंड में डालें। बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर आप उसी एसेट क्लास में रहना चाहते हैं, जैसे अभी जो वक्त चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल, निफ्टी बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं, डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा नहीं बन रहा। तो ऐसे में अगर आपको लगता है सारे मिड कैप फंड चल रहे हैं, मेरा फंड इतना परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आगे चलते हुए लगता है कि जिस तरह से घरेलू इन्वेस्टर बड़ा पैसा लगा रहे हैं, हमारे म्यूचुअल फंड के पास बड़ा पैसा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि तेजी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बनेगी। तो फिर मैं वो देखना चाहूंगा वो कौन सा फंड है, वो कौन सा फंड मैनेजर है जिसकी बड़ी मास्टरी है छोटे मझोले शेयरों को पिक करने की, और जिनका नाम जैसे ब्लॉक डील में आ जाए और तुरंत शेयर भागने लगते हैं, वो फंड है आपके लिए पसंद करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको तमाम टिप्स दे दिए फंड को ट्रैक करने से जितने भी जरूरी टिप्स हैं, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि moneycontrol.com की साइट पर जाके आप अपने फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और उसके बाद अपने निवेश को लेकर आप निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ETF के जरिए कैसे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। स्वागत है पहला कदम की इस कड़ी में आपका एक बार फिर। तो हम आपको बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड आपने कैसे ट्रैक करने हैं, लेकिन अब आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक और जरिया यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड ETF में कैसे आप निवेश कर सकते हैं, जानते हैं अनिल सिंघवी से। अनिल जी, ETF बताइए सबसे पहले तो होता क्या है? देखिए, ETF में 3 शब्द हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और अगर एक एक शब्द को आप अलग अलग करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा ये है क्या, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ETF कहते हैं, सबसे पीछे फंड है। हाँ। इसका मतलब क्लियर है कि ये तो फंड है। दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह ये भी एक स्कीम है या ये भी एक फंड है। पहला शब्द है एक्सचेंज, यानी कि ये फंड होता है एक्सचेंज पर, और बीच वाला शब्द है ट्रेडेड। तो एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले जो फंड है उन्हें हम ETF कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे फंड जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, कुछ क्लोज एंडेड स्कीम्स भी होती हैं, वो अलग है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऐसे होते हैं जो फंड्स इशू करते हैं यूनिट्स और उन्हें एक्सचेंज पर लिस्ट करवाते हैं, और एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के तौर पर आप अगर इन यूनिट्स में खरीदारी या बिकौली करना चाहें, आप जाइए एक्सचेंज पर, खरीद लीजिए, बेच दीजिए, बेहद आसान। ठीक उसी तरह से जैसे आप किसी भी शेयर का सौदा करते हैं, शेयर आपने खरीदा बेचा, उसी तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास को ट्रैक करते हैं या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी का फंड हो सकता है, सेंसेक्स का फंड हो सकता है, बैंक निफ्टी या मिड कैप शेयरों का फंड हो सकता है, या फिर गोल्ड का फंड हो सकता है, किसी और कमोडिटी का फंड हो सकता है। तो 2 चीज साफ है, एसेट क्लास है पीछे, और दूसरा है कि दिन भर उसमें एक्सचेंज में शेयरों की तरह ट्रेडिंग होती है। लेकिन एक नॉर्मल ETF में और म्यूचुअल फंड ETF में क्या फर्क होता है? देखिए, एक जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम है और खासतौर से ओपन एंडेड स्कीम, वो एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होती। क्लोज एंडेड स्कीम्स लिस्ट होती है, लेकिन वो वॉल्यूम काफी कम होता, तो नाम के लिए लिस्टिंग है। तो नॉर्मल स्कीम्स लिस्ट नहीं होती, लेकिन ये स्कीम्स लिस्ट होती है। अच्छा। दूसरी बात, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप दिन भर में कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी बात, अच्छा, और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, दिन के एंड की जो NAV है वो NAV आपको मिलती है। यहां पर जिस वक्त आप ट्रेड कर रहे हैं उस वक्त का दाम मिलता है, उस दाम पर आप खरीद या बिकवाली कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज ये कि जब आप म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीदने जाते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको वो स्कीम यूनिट्स बेच रहा है, राइट, कि मुझे लगता है कि 10 लाख रुपए की यूनिट्स मुझे किसी बिरला म्यूचुअल फंड की खरीद लेनी है, तो बिरला म्यूचुअल फंड वो यूनिट्स मुझे बेचकर उतना पैसा अपने वो हमारे ब्याह पे शेयरों में लगाता है। लेकिन यहां पर म्यूचुअल फंड नहीं खरीद रहा, बेच रहा है। अगर मैं एक्सचेंज ट्रेड फंड खरीद रहा हूं तो हो सकता है कोई दूसरा इन्वेस्टर बेच रहा हो, आप बेच रही हो या कोई और बेच रहा हो। अच्छा। तो खरीद बेच जो होती है वो इन्वेस्टर्स के बीच में होती है, न कि फंड और इन्वेस्टर के बीच में। ये एक बड़ा फर्क है। और तीसरी बात, लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर
आज मेरा खरीदने का मूड है लेकिन कोई सामने बेचने वाला नहीं है तो क्या करोगे आप? बस तो ये 3-4 फर्क है। लेकिन अगर आज मुझे 1-8 करोड़ रुपया डालना है किसी फंड में तो मैं जाके इसकी अपनी एप्लीकेशन दे सकता हूं और उतनी यूनिट्स मुझे म्यूचुअल फंड को देनी पड़ेगी। तो म्यूचुअल फंड की जो दूसरी स्कीम्स हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है उनमें ये बड़ा फर्क है। तो इंडेक्स लिंक ETF अब क्या होते हैं यहाँ पर? हाँ, जैसे नाम में बहुत साफ है, आप किसी भी स्कीम को किसी भी फंड को इंडेक्स के साथ लिंक कर दीजिए। सबसे पॉपुलर फंड्स कौन से हैं? निफ्टी के ETFs। अगर मुझे निफ्टी की एक यूनिट खरीदनी है, समझिए निफ्टी चल रहा है 7,700 7,800 के आसपास, मैं एक्सचेंज पे जा सकता हूं और बजाय मैं निफ्टी फ्यूचर्स में 25 शेयरों का एक लॉट खरीदूं, मुझे एक ही यूनिट खरीदनी है 7,700 रुपए में, तो मैं आराम से खरीद सकता हूं। मैं ETF में जा सकता हूं और उस ETF में एक यूनिट भी खरीद सकता हूं। तो एक्सचेंज लिंक इंडेक्स लिंक फंड का मतलब ये फंड किसी न किसी इंडेक्स से लिंक है। वो निफ्टी हो सकता है, जैसा मैंने कहा बैंक निफ्टी हो सकता है, कोई सेक्टर का इंडेक्स हो सकता है, सेंसेक्स हो सकता है। तो इस तरह के किसी इंडेक्स से लिंक किए हुए जो फंड है उन्हें हम इंडेक्स लिंक फंड कहते हैं। अब इनमें यूनिट्स हम कैसे क्रिएट करें? देखिए, यूनिट्स, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता ये यूनिट्स कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इनके ये यूनिट्स कैसे बनती है इसमें थोड़ा बदलाव है। जैसा मैंने कहा, अगर आप किसी फंड में पैसा लगाते हैं, फंड क्या करेगा, आपसे पैसा लेगा, जाकर मार्केट में पैसा लगाएगा, शेयर खरीदेगा, आपके पोर्टफोलियो में, पूरे फंड के पोर्टफोलियो में वो शेयर आ जाएंगे। लेकिन जब आप ETF में पैसा लगाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब ETF में आप पैसा लगा रहे हैं तो बायर कोई और है, सेलर कोई और है, यानी कि दोनों ही इन्वेस्टर हैं। तो अब यूनिट्स आएगी कहां से? तो ये यूनिट्स कैसे आती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कविता, समझने वाली बात है। और वो ये कि फंड, कोई भी फंड जब शुरुआत करता है, समझिए बिरला म्यूचुअल फंड ने निफ्टी का ETF बनाया, तो पहले वो कुछ यूनिट्स क्रिएट करेंगे, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जो उन्हें ठीक लगता है कि इतनी यूनिट्स उन्होंने क्रिएट कर दी और वो यूनिट्स ट्रेडिंग के लिए उन्होंने उस फंड में डाल दी। उसके बाद इन्वेस्टर आते हैं और वो उसमें ट्रेड करना शुरू करते हैं। अब होगा क्या, वक्त के हिसाब से अगर ज्यादा इन्वेस्टर आ रहे हैं, ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, लोगों को और ज्यादा यूनिट की जरूरत है, तो फंड वक्त वक्त पे और ज्यादा यूनिट्स क्रिएट कर सकता है। तो यूनिट क्रिएट करने का काम फंड का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है दूसरी स्कीम्स के मुकाबले में ETFs में। अब आपने कहा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब होता है ETF का, तो क्या इसमें डे ट्रेडिंग की जा सकती है? बिल्कुल। जिस तरह से आप देखिए, दिन भर में समझिए निफ्टी का ETF है, अब निफ्टी पूरे दिन भर में एक ही भाव पर तो रहता नहीं, हर मिनट बदलता रहता है। अगर मुझे लगता है आज सुबह मुझे लग रहा है कि मार्केट में तेजी का मूड है, मैंने ETFs में खरीदारी की, निफ्टी का ETF खरीदा, मैंने 5 यूनिट खरीदी समझिए, और शाम तक मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है, मैं बेचकर निकल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई एंट्री, एग्जिट, लॉक इन, ये कुछ भी नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे आप एक्सचेंज में शेयर ट्रेड करते हैं, तो ETF में एक बड़ा फायदा है ये, आप सेम डे भी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, तो यानी आप बने रह सकते हैं उसमें, जब चाहे तो आप रखें, जब तक रखना चाहे रखें, और अगर आपको लगता है नहीं मुझे आज लिया है कल बेचना है, आज लिया आज ही बेचना है, हफ्ते भर बाद बेचना है, जो करना चाहें करें। अब ETF में निवेश करने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है? बेहद जरूरी, बगैर उसके नहीं होगा। न सिर्फ डीमैट अकाउंट बल्कि ट्रेडिंग अकाउंट भी, क्योंकि देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक्सचेंज में ट्रेडिंग करनी हो तो आपको क्या करना होता है, शेयर खरीदना बेचना है तो क्या करना होगा, आपको किसी डीमैट अकाउंट लगेगा, किसी न किसी आपको ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना होगा, तो दोनों अकाउंट होना जरूरी है, डीमैट अकाउंट भी और ट्रेडिंग अकाउंट भी। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप ये तो मान ही रही है कि बैंक अकाउंट होना तो जरूरी है ही लेकिन दोनों, ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए और डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। वो इसलिए कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जब आप यूनिट्स खरीदती हैं तो वो यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, इसलिए डीमैट होना जरूरी है। अगर आप नॉर्मल किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको सर्टिफिकेट आता है, राइट, स्टेटमेंट आता है। लेकिन जब आप ये खरीद रही हैं ETF, तो डीमैट अकाउंट होना कंपल्सरी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब ETF पे निवेश करना तो काफी आसान है, आपने समझा दिया, लेकिन इसके रेस्ट्रिक्शंस भी है कुछ? रेस्ट्रिक्शंस यूं कह सकते कि देखिए, ऐसे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कभी भी खरीद लो, कभी भी बेच दो, है ना, अभी लिया, सुबह लिया, दोपहर में बेच दिया। सपोज आज मैंने किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा लगाया और मैं कहूँगा आज का आज मुझे रिडीम करना है, फंड वाले बोलेंगे अभी तो आपका पैसा लगना बाकी है, मिनिमम लॉक इन पीरियड हो सकता है, निकालूंगा तो एग्जिट लोड भी लगेगा। तो ये सारी दिक्कतें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में नहीं है। सुबह 10 बजे खरीद के 10:30 बजे बेचने का मूड हो गया तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन
आसानी है तो कुछ दिक्कतें भी है। दिक्कतें क्या है, जैसा पहले तो हमने ये बात की कि डीमैट अकाउंट, ब्रोकिंग अकाउंट होना जरूरी है। दूसरी बात है कि ये सिर्फ एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि इस ETF में मुझे पैसा लगाना है और मैं फंड के पास जाकर दूसरी यूनिट्स की तरह एक रिक्वेस्ट दूं, चेक देकर कि मुझे यूनिट्स अलॉट कर दीजिए, वो नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज पे ये फंड खरीदने होंगे। तीसरी बात, जो फंड में आजकल छोटे इन्वेस्टर सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं वो है SIP का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हम कहते हैं ना, हर वक्त लगाइए, रेगुलर इंटरवल पर लगाइए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ये करना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। क्यों? कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मुझे कब लगाना है। तो SIP करने वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। दूसरी बात यह कि लिक्विडिटी का कभी कभी इश्यू आ जाता है। हालांकि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बड़ी साइज में ETFs खरीदने या बेचने हो और समझो उनके सामने कोई बायर या सेलर उस वक्त ना हो, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो आप ETF में निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं तो कुछ दिक्कत वालों से हो सकते हैं। तो यानी यहाँ पर आसानी से पैसे नहीं निकाले जा सकते? बिल्कुल, पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन उतनी आसानी नहीं है। देखिए, अगर मैंने किसी फंड को जाकर रिडम्पशन रिक्वेस्ट दे दी आज, ठीक है, तो उस फंड को मुझे रिडीम करके पैसा नेक्स्ट डे देना है या एक दिन बाद, जो भी उनका रूल है, देना ही पड़ेगा। लेकिन ETF में अगर मुझे यूनिट्स बेचनी है लेकिन सामने कोई खरीदने वाला नहीं आया, तो मैं फंड को नहीं कह सकता कि आपको खरीदना पड़ेगा। ये बड़ा फर्क है। हालांकि ETFs ठीक ठाक से लिक्विड होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि उनमें ट्रेड नहीं होता है, लिक्विड नहीं होता है। और दूसरा, खासतौर से इंडेक्स फंड जो होते हैं वो लिक्विड होते भी हैं, क्योंकि अगर इंडेक्स फंड में और इंडेक्स के ETF में और इंडेक्स में बड़ा फर्क है, तो कोई न कोई दूसरे आर्बिट्राजर, दूसरे इन्वेस्टर आकर उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो लिक्विडिटी आ जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, लेकिन कुछ समय के लिए कभी कभार आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है ETF म्यूचुअल फंड में। लेकिन गोल्ड ETF में कैसे आप पैसे लगा सकते हैं और क्या ये आपके लिए मुनाफे का सौदा होगा, इस पर करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। हम कर रहे हैं चर्चा ETF पर और अब बारी आती है गोल्ड ETF की, जिसके जरिए आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन कैसे मुमकिन होगा ये, और फिजिकल गोल्ड में निवेश करने से गोल्ड ETF में निवेश करना कितना फायदेमंद है, कितना अलग है, इस पर अब बात करते हैं अनिल जी। तो गोल्ड ETF भी एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं साफ तौर से। क्यों मैं एक गोल्ड ETF में निवेश करना चाहूं फिजिकल गोल्ड के बजाय? सबसे पहले इसके लिए आपको यह समझना होगा कि गोल्ड ETF है क्या। बिल्कुल, गोल्ड ETF कैसे काम करता है। ठीक उसी तरह से जैसे सेंसेक्स या निफ्टी का ETF है, जो प्राइस सेंसेक्स या निफ्टी की चल रही है उसी के आसपास ETF ट्रेड करता है। तो अगर मुझे निफ्टी के 50 शेयर नहीं खरीदने अलग अलग जाकर, सेंसेक्स के 30 शेयर नहीं खरीदने अलग अलग जाकर उसी कंपोजिशन में, तो मैं क्या करूंगा, सेंसेक्स और निफ्टी का एक फंड खरीद लूंगा या फिर ETF खरीद लूंगा। ठीक उसी तरह से गोल्ड में, अगर मुझे गोल्ड में निवेश करना है तो मेरे पास क्या तरीका है, मैं बाजार में जाऊं, फिजिकल गोल्ड खरीदूं और उसे अपने लॉकर में रखूं, घर पे रखूं। ज्वेलरी बनानी हो तो एक अलग बात है। उसके बजाय मैं लगभग उसी प्राइस के आसपास एक्सचेंज पर जाकर गोल्ड ETF खरीद सकता हूं। अब इसमें बड़ा फायदा क्या है, आपको जितनी क्वांटिटी खरीदनी है खरीद लें, छोटी से छोटी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। दूसरी बात, आपको एक बड़ा फायदा है कि ये आपको फिजिकल फॉर्म में खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। मैंने पहले बताया ना कि देखिए, ETF में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डीमेट अकाउंट होना ही चाहिए। क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि जब मैंने गोल्ड ETF खरीदा तो मुझे गोल्ड दिखाइए, गोल्ड नहीं मिलेगा। लेकिन आपका गोल्ड सेफ है, इसका मतलब ये नहीं गोल्ड है नहीं। जो फंड आप गोल्ड ETF ट्रेड कर रहे हैं उसके पीछे गोल्ड की एसेट्स होती हैं। तो बजाय आपको फिजिकल गोल्ड लेने देने जिसमें जोखिम हो सकती है, चोरी का खतरा है, घिसने का खतरा है, ये सारे जो रिस्क हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपको डीमेट फॉर्म में गोल्ड मिल जाएगा। यानी काफी सेफ है अगर आप गोल्ड ETF में पैसा लगाते हैं। सेफ है। दूसरी बात, उसको रखना सेफ है, उसके रख रखाव की कीमत नहीं आती, क्योंकि डीमेट अकाउंट की कीमत क्या है, चार्जेस क्या है, हार्डली कुछ है। लेकिन आपको जब बेचना है वापस आप बेच भी सकते हैं। दूसरी बात यह कि लिक्विड है और आराम से यूनिट्स के तौर पर बिकता है। नहीं तो सपोज आपको 10 ग्राम सोना बेचना है, सामने खरीदने वाला बोले कि मुझे तो 4 ग्राम ही खरीदना है या 5 ग्राम ही खरीदना है, आप कहां जाएंगे, आपको ज्वेलर्स को जाकर बेचना होगा, वहां पर आपको प्राइस की मार पड़ती है। यहां पर आपको परफेक्ट प्राइस मिलती है, तो प्राइसिंग आपके लिए बेहतर है।
तो ये सारे फायदे हैं गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने के। लेकिन जो गोल्ड की प्राइसिंग होती है ईटीएफ में, क्या वो बाजार भाव के आसपास ही होती है, उसी पर आधारित होती है? लगभग बाजार भाव के आसपास ये ट्रेड करते हैं। और एक और बात है कि गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाना कॉस्ट के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि आपको करना क्या है, थोड़े बहुत डीमेट चार्जेस और जो आप एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत ब्रोकरेज। वहीं अगर आप जाएं मार्केट में गोल्ड खरीदें, आप खरीदने का भाव पूछेंगे, कुछ भाव अलग मिलेगा, बेचने का भाव अलग होता है, तो दोनों भाव में जो फर्क बढ़ा है वो थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है, वो कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट भी कम है और गोल्ड का भाव जो चल रहा है लगभग उसी के आसपास ईटीएफ ट्रेड करते हुए दिखते हैं। यानी हम अगर ऐसा कहते हैं कि हम गोल्ड ईटीएफ में ज्यादा मुनाफे की उम्मीद करते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि वो तो ट्रेड के हिसाब से ही आपको रिटर्न की कमाई होगी। मुनाफा तो वही मिलेगा जो गोल्ड के भाव में उतार चढ़ाव को लेकर है। लेकिन अब कविता एक और बेहतरीन बात होगी कि गोल्ड ईटीएफ खरीदने से, देखिए गोल्ड ईटीएफ कौन खरीदता है? जिसे गोल्ड में निवेश करना है, जिसे गोल्ड को ज्वेलरी के तौर पर कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल, अगर आपको कंजम्पशन के लिए गोल्ड का इस्तेमाल करना है कि ज्वेलरी बनाए, तब तो आपको ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। सिर्फ निवेश करना है तो फिर आप गोल्ड में पैसा लगाते हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने 3 योजनाओं की घोषणा की है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो उसके बजाय गोल्ड ईटीएफ बेहतर हो सकता है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ से भी बेहतर अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स आ गई हैं। हम आगे आने वाले एपिसोड्स में उनकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों वो ज्यादा फायदेमंद है। फर्क सिर्फ इतना होगा, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में आपको कुछ लंबे समय के लिए पैसा लगाना होगा और गोल्ड ईटीएफ में आप पैसा वही ठीक दूसरे ईटीएफ की तरह 1 घंटे से लेकर 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते 1 साल के लिए लगा सकते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने में यही कि गोल्ड के भावों का जो उतार चढ़ाव है उसको आप ट्रेड करना चाहें तो वो फायदा आपको मिल सकता है, ठीक स्टॉक्स और शेयर्स की तरह। अदरवाइज अगर आप गोल्ड में निवेश के तौर पर देख रहे हैं तो फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स आपके लिए बेहतर होगी, जहां पर आपको गोल्ड के भाव अगर ऊपर बढ़ते हैं उसका फायदा तो मिलेगा ही, भाव तो जो भी ऊपर नीचे हो, लेकिन साथ में कुछ न कुछ ब्याज की कमाई भी होगी 2.5 से 3% की। तो वो एक स्कीम्स होंगी जो गोल्ड के लिए बेहतर निवेश हो सकती है। क्या गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं? एसआईपी के जरिए निवेश करना मुश्किल है, ठीक उसी तरह से जैसा आपके म्यूचुअल फंड में। अगर आपको एसआईपी करनी है तो फिर गोल्ड फंड खरीद लीजिए, बिल्कुल, ताकि हर महीने या हर 3 महीने आप जब भी एसआईपी करना चाहें तो गोल्ड फंड में आप किसी फंड का, म्यूचुअल फंड का गोल्ड फंड की स्कीम है उसमें एसआईपी कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एसआईपी करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो गोल्ड ईटीएफ का चुनाव कैसे करें? कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से जैसे सेंसेक्स और निफ्टी ईटीएफ का आपको चुनाव करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी का सबका दाम सबके लिए सेम है। थोड़ी बहुत ट्रैकिंग एरर जिसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ परसेंटेज बहुत छोटे पॉइंट में 0.001% ऊपर नीचे शायद सेंसेक्स के मुकाबले में या गोल्ड के प्राइस के मुकाबले में ये फंड ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जो फंड आपको ठीक लगे, जो फंड हाउस आपको ठीक लगे, आप किसी एसेट क्लास के पर अगर आप ईटीएफ ले रहे हैं या किसी इंडेक्स का ईटीएफ ले रहे हैं तो फिर घबराने की जरूरत है, कुछ भी ले लीजिए। तो इसमें भी क्या हम लंबी अवधि के लिए रह सकते हैं या हम इसको ट्रेड भी कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल। इंट्राडे ट्रेड करना चाहें इंट्राडे कर लीजिए और लॉन्ग टर्म रखना है तो लॉन्ग टर्म रखिए, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का यही सबसे बड़ा फायदा है और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप दिन के दौरान भी अगर प्राइस का मूव का आपको होता क्या है, जनरली लोग ये सोचते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं, लेकिन एक बार समझिए आपने इक्विटी फंड में पैसा लगाया, 6 महीने का मिनिमम लॉक इन पीरियड है। 6 महीने के पहले आप बेचकर निकलेंगे फंड तो 2.5% आपको एग्जिट लोड लग जाएगा, 2% एग्जिट लोड लग जाएगा। इन ईटीएफ में सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर आपको लगता है आपने आज लगाया, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते में आपको 8-10% के रिटर्न आ गए, आपको लगता है अगर इतने रिटर्न आ गए तो मैं ले लूं, बिल्कुल लेना चाहें तो आपको फिर सोचो अरे 2.5% तो वैसे ही चला जाएगा तो बचेगा क्या। तो फिर ईटीएफ में क्या है, कुछ नहीं, छोटी सी ब्रोकरेज देनी और पूरा का पूरा गेन आपका। तो ये बड़ा फायदा है। जो लोग मार्केट का मूवमेंट का एक अंदाजा लगाकर उसको ट्रेड करना चाहते हैं और साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया भी रखते हैं तो उन लोगों के लिए ये बड़ी फायदे की बात है। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि आप गोल्ड ईटीएफ में कैसे निवेश कर सकते हैं। आपके पूरे पोर्टफोलियो का 10 से 15% आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए, जो कि गोल्ड ईटीएफ के जरिए अगर आप करें तो एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन पहला कदम में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे दर्शकों के सवाल। आप
कदम की मुहिम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही तमाम दर्शकों के सवाल भी हम ले रहे हैं। तो हम भी अपने दर्शकों के सवालों के जवाब देने की भरसक कोशिश करते रहते हैं। आइए और शुरुआत करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ शिमला से रमेश है। नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मैं जानना चाहता हूँ, मैंने SIP के जरिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। ओके। तो मैं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे थोड़ा सा सजेशन चाहिए, मैं कहाँ पे लगाऊं पैसा? कोई खास लक्ष्य है आपका रमेश जी? आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में? हाँ जी, लगभग 15 साल के लिए चाहिए मेरे को। मेरा लक्ष्य था, मेरे को चाहिए लगभग 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए आपको चाहिए 15 साल के बाद, और आप 5,000 रुपए की SIP कर सकते हैं। क्या आपको टैक्स बेनिफिट के लिए निवेश करना है म्यूचुअल फंड में? यहाँ पर इनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अनिल जी हमने सवाल सुन लिया है। अच्छा खासा नजरिया है 15 साल का और 80 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। तो जानते नहीं है कुछ भी शेयर बाजार के बारे में, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, ये 15 साल का नजरिया ये सबसे बढ़िया बात है, और SIP करना और भी बढ़िया बात है। और उस लिहाज से इक्विटी फंड में पैसा इन्हें लगाना चाहिए, चूंकि 5,000 रुपए ये महीना का कह रहे हैं, यानी कि साल का हुआ 60,000 जी, राइट। और 15 साल में सिर्फ प्रिंसिपल देखूं तो होगा 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए के सामने अगर 80 लाख रुपए का इनका इरादा है 15 साल बाद का, तो ये लक्ष्य इनका बहुत ज्यादा है। 15% ऑन एन एवरेज अगर आप कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा जोड़े तो 80 लाख तक पहुंचेगा नहीं। तो या तो रमेश जी को अपना अमाउंट बढ़ाना होगा, या फिर उन्हें यह सोचना होगा कि इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, 15% एनुअलाइज टैक्स फ्री रिटर्न की ये उम्मीद करके चल सकते हैं। अब 5,000 रुपए है, 2 फंड ले लें। एक फंड खरीद लें कोई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, और एक फंड खरीद लें मिड कैप वाला, मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्स फंड वाला खरीद लें। तो 2 फंड में ये SIP करना शुरू कर दें। जितना पैसा है 9-10 लाख रुपए ये डालेंगे, मुझे उम्मीद है कि आसानी से ये 30-35 लाख रुपए तक का रिटर्न तो बना लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रमेश जी, आपको या तो अपना निवेश बढ़ाना होगा या तो अपनी समय की अवधि को बढ़ा दीजिए। दोनों में से कोई एक को अगर आप दुरुस्त कर लें तो आपका जो लक्ष्य है वो अचीव हो जाएगा। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड या मिड कैप फंड की सिलेक्शन आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब पटना से धीरेन्द्र प्रसाद फोन लाइन पर है। नमस्कार धीरेन्द्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं CNBC के 10,000 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा लगा ये सुनकर। बताइए क्या सवाल है? उसके लिए बहुत धन्यवाद जी, सवाल पूछिए। सवाल में मेरा ये है कि मैंने 23,500 म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया हूँ। ठीक है। और स्कीम है HDFC मिड कैप में 5,000 और ICICI फोकस 6,000, रिलायंस सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटी में है 3,500 रुपया, बिरला टॉप 100 में 2,000 रुपए है, IDBI टॉप 100 में 2,000, डिस्कवरी में 2,000 है, और टैक्स प्लान में है एक रिलायंस टैक्स 2,000 है और ICICI टैक्स का 1,000 है। धीरेन्द्र प्रसाद जी, ये बताइए तमाम फंड आपने खुद रिसर्च करके चुने हैं या किसी आर्थिक सलाहकार की मदद ली है? काफी सारे फंड है आपके पोर्टफोलियो में। मैम आप ही से सुन करके मैं CNBC अच्छा मनी से मैंने देख कर लिया है सर। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, लेकिन काफी सारे फंड आपने इकट्ठा कर लिए हैं। ये बताइए लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि 2 बच्चियां हैं मेरी, 4 साल के बाद 5 साल बाद मुझे शादी करनी है, और ये फंड काफी मतलब कोई 4 साल 5 साल पुराने भी फंड हो गए हैं सब। अच्छा। मुझे कम से कम 80 लाख रुपए चाहिए थे पैसे। 80 लाख रुपए लगभग 15 साल के बाद, है ना? अभी कुल मिलाकर 15 साल नहीं, 5 साल के बाद में। 5 साल के बाद। अच्छा, अभी कुल मिलाकर कितना पैसा हर महीने लगा रहे हैं आप? 5 साल हो भी गया है। ठीक बात है, 5 साल से आप पैसा लगा रहे हैं, 5 साल और रखेंगे। ये बताइए कि अभी कुल मिलाकर हर महीने आप कितना पैसा लगा रहे हैं? 23,500 सर। 23,500 रुपए आप लगा रहे हैं, और पिछले 5 साल से 23,500 आप लगा रहे हैं। 23,500 मतलब 1 साल का हो गया मोटा मोटी लगभग 2,80,000। यानी कि अगले 5 सालों में ये लगभग ये समझ लीजिए 14 लाख रुपए और डालेंगे। और मैं ये मान रहा हूँ कि 14 लाख ये पहले डाल चुके हैं। ऑन एन एवरेज 15% का एनुअलाइज रिटर्न करें, यानी कि 30 लाख रुपए का इनका निवेश है। 30 लाख रुपए को अगले 5 साल में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 80 लाख तक शायद ना पहुंचे, लेकिन उसके बेहद करीब पहुंच सकता है। जिस तरह से मार्केट में तेजी का रुझान है, हो सकता है आप कुल मिलाकर आपका 5 साल पुराना वाला इन्वेस्टमेंट
और अभी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं धीरेन्द्र जी, हो सकता है आप 80 लाख के अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच जाएं। अगर बाजार अच्छा रहे, जिसकी उम्मीद है, तो आप 80 लाख के ऊपर भी जा सकते हैं, ये संभावना भी है। तो आपका एकदम सही तरीका है, फंड आपने ठीक चुने हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का जो आपका इरादा है वो भी सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल बाद आपका कुल मिलाकर जो कॉर्पस होगा वो 80 लाख के आसपास जरूर होना चाहिए। निवेश बढ़ाने की कोशिश कीजिए धीरेन्द्र जी, आप तो काफी जानकार लगते हैं बाजार के, तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि निवेश अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका जो लक्ष्य है वो भी अचीव हो जाएगा। निवेश लगातार करते रहें, ये सलाह दे रहे हैं। अब हमारे साथ विनय कुमार है फोन लाइन पे। नमस्कार विनय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी नमस्ते मैडम, मैं ईटानगर से बोल रहा हूँ मैडम। बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल है मैडम, केवाईसी को लेकर के कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, बताइए क्या कंफ्यूजन है केवाईसी को लेकर? मैं एक्चुअली लगभग 8 ईयर से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी तक मैं 2 बार केवाईसी करा चुका हूँ। अच्छा। और दोनों टाइम मैंने सेम डॉक्यूमेंट दिए थे, सेम प्रोसेस किए थे और फिर 1-2 साल के बाद फिर से बोला जाता है कि आपको फिर से केवाईसी करना पड़ेगा। अच्छा। केवाईसी वेरीफाइड भी हो जाता है, ओके हो जाता है, फिर से अभी नया सिस्टम कुछ आया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जाके कराना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ईटानगर में, यहाँ पे न कोई आपका म्यूचुअल फंड का किसी भी कैंप्स का या किसी चीज का ऑफिस नहीं है यहाँ पे जी। तो फिजिकल वेरिफिकेशन मैं कहाँ पे कराऊं? और वो भी शॉर्ट टर्म का नोटिस में नवंबर में मेल आया है, मैसेज भी नहीं कुछ आया। यहाँ पे ये जगह ऐसा इंटीरियर है कि यहाँ पे इंटरनेट वगैरह भी कुछ अच्छा से नहीं आता है। बिल्कुल विनय जी, समझ गए आपकी प्रॉब्लम। अनिल जी काफी चिंतित ये सुनाई पड़ रहे हैं और ये विनय जी तो अपनी प्रॉब्लम हमें कह रहे हैं। हाँ। हमारी भी ये प्रॉब्लम है, हम किसको कह रहे हैं। लेकिन मजाक की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये करवाना जरूरी है। बिल्कुल। क्यों जरूरी है विनय जी, मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरी है। पहली बात, आपने पहली बार केवाईसी करवा ली, निवेश शुरू कर दिया, लेकिन फंड हो या बैंक अकाउंट हो, उनको ये जानना जरूरी है कि आपकी कहीं कोई डिटेल्स बदली तो नहीं है। आप एक बार कह सकते हैं कि मेरी डिटेल्स बदलेगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है, या तो कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं अकाउंट, या फिर ये कि फंड और बैंक वो वापस से एक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाई, अब सपोज कविता जी, सपोज मेरे पास आपके डॉक्यूमेंट है, आपका फोटो मेरे पास है, आपका एक आध कोई प्रूफ या आईडी मेरे पास है, अगर मैंने भेज दिया फंड को और समझिए वो आदमी नहीं है, बदल गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो फंड को क्या लगेगा, चल रहा है चलने दो। फिजिकल वेरिफिकेशन 2-2, 3-3 साल के बाद फंड इसीलिए मांगते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो सामने आए, डॉक्यूमेंट सामने चेक करा ले या अपनी फोटो के साथ मैच करवा ले। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। अब इनकी दिक्कत अलग है कि चूंकि ईटानगर में वहां पर इनको बहुत ज्यादा सुविधा नहीं। ये जैसे अगर आप हमें पूछेंगे, मुंबई में हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बैंक में या किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के हर गली में यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी है, ऑफिसेज हैं, कहीं भी जाकर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये तो प्रोसेस का हिस्सा है। कुछ इन्वेस्टर्स को हो सकता है तकलीफ हो, जैसा कि विनय जी को हो रही है, लेकिन ओवरऑल सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये बेहद जरूरी कि समय समय पर फंड आपके डॉक्यूमेंट्स लें, उन्हें वेरीफाई करें, जरूरत हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करें। ये जरूरी है, अच्छी बात ही है। तो थोड़ी मुश्किल, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। और ये मत घबराइए कि आपको बहुत छोटा नोटिस दिया कि अगर आपने नवंबर में कहा, दिसंबर में नहीं किया तो आपका कोई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट लैप्स हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फर्क सिर्फ इतना पड़ सकता है, आपको नया निवेश करने के पहले आपका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डेडलाइन 7 दिन की तो 7 ही दिन में करना जरूरी है या 15 दिन में करना जरूरी है। आप आराम से करवा सकते हैं, लेकिन नया निवेश करने के पहले आप अपना एक वेरिफिकेशन जरूर करवा लें। चलिए, तो यहाँ पे विनय जी आप घबराइए नहीं, ये एक मैंडेटरी चीज है जो आपको करनी ही पड़ेगी। भोपाल का रुख करते हैं, राहुल तिवारी फोन लाइन पर है। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का था। ठीक है, ओके। हाँ जी। तो आप कब तक निवेश करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? जी, मेरा जो टारगेट है वो पर मंथ से 10,000 रुपीज जमा करने का है, इन्वेस्ट करने का, और मुझे 10 साल में 1 करोड़ रुपए क्या मिल सकता है, और इसको मैं पर ईयर कितने % से बढ़ाऊं? चलिए, जितनी आपकी क्षमता होगी हर साल आपको उतना निवेश तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन 10 साल में करोड़पति ये बन जाएंगे क्या अनिल जी? राहुल की उम्र कितनी है? मैं 30 साल का। 30 साल के। चलिए राहुल, देखिए पहली बात तो ये कि 10,000 रुपए महीना यानी कि 1,20,000 रुपए साल का। 10 साल में अगर सिर्फ आप 10,000 रुपए ही लगाए तो आपके हो गए कितना, 14,40,000 रुपए। 14,40,000 रुपए, अब 1,20,000 को आप 15% एनुअलाइज
अंदाज से करें तो वो 1 करोड़ तक तो पहुंचेंगे नहीं। तो 1 करोड़ तक आपको पहुंचना है तो अमाउंट कम से कम भी 10,000 के बजाय आपको 20 से 25,000 तक ले जाना होगा। पहली बात, इतना तो कम से कम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि आप अमाउंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे आप जितने हर साल अमाउंट बढ़ा सकते हैं उसके बेसिस पर आपकी रिटर्न की कैलकुलेशन होगी। तो फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर 10,000 रुपए सालाना लगाना चाहते हैं, 10 साल में आप कुल मिलाकर 14.5 लाख रुपए लगाएंगे, 15% का एनुअलाइज रिटर्न अगर आप गिनेंगे तो आपका अमाउंट मोटा मोटी शायद 30 लाख रुपए के आसपास पहुंचता हुआ देखिए, 28-30 लाख रुपए के आसपास। एक रफ कैलकुलेशन में बता रहा हूं। तो अगर आपको 1 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है तो कम से कम इस इन्वेस्टमेंट को दुगुना तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। मेरा आइडिया है कि 25,000 के आसपास का मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें अभी से, तो फिर ये अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। चलिए, तो बढ़ाने की कोशिश कीजिए अपने निवेश को। इसी के साथ आज की कड़ी में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।